पिछले वीडियो में हमने अंडोत्सर्ग की क्रिया है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? द्वितीयक अंडक कोशिका का अंडवाहिनी में जाना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब आगे देखो, इसके बाद फटी हुई पुटक कोशिकाओं द्वारा पीले रंग की ग्रंथिल रचना का निर्माण होता है जिसे कार्पस लूटियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फटी हुई पुटक कोशिकाओं द्वारा, फटी हुई पुटक कोशिकाएं कौन सी है? ऊपर हमने पढ़ा था कि ग्राफियन पुट्टिका बनती है। ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका के फटने से द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है। जो ये ग्राफियन पुट्टिका की कोशिकाएं हैं वो पुटक कोशिकाएं होती हैं। अब ये सभी पुटक कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ग्रंथिल संरचना बनाती है। इस ग्रंथिल रचना का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, यह निषेचन के बाद भी बनी रहती है, यानी जब निषेचन हो जाता है, निषेचन का मतलब अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की क्रिया, तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की क्रिया के बाद में भी जो कार्पस ल्यूटियम है ये बना रहता है तथा इसके द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये स्रावित होता है। ठीक है, यानी कार्पस ल्यूटियम है, यह कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। तो ये हो गई मादा जनन तंत्र का जो पहला टॉपिक था, प्राथमिक जननांग। अंडाशय, अंडाशय की संरचना भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये अंडाशय टॉपिक हो गया। अगला अपना दूसरा टॉपिक है इसका, वो है अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका। अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका, ये मादाओं में एक जोड़ी नलिकाकार संरचना के रूप में होती है। अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका है, ये एक जोड़ी होती है और नलिकाकार संरचना के रूप में होती है। ठीक है, देखो ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में ये दोनों भाग है, इन दोनों भागों को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होगा? द्वितीयक पुटक, जो द्वितीयक अंडक कोशिका है उस रूप में यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी यहाँ से द्वितीयक अंडक निकलकर अंडवाहिनी में आता है। तो ये अंडवाहिनी है, ये द्वितीयक अंडक को यहाँ पर लाने का कार्य करती है। तो ये फिलोपियन नलिका या अंडवाहिनी है। ठीक है, एक जोड़ी होती है, नलिकाकार रूप में होती है, यह अंडाशय से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसका अग्रभाग कीपनुमा होता है, यानी इसका आगे वाला भाग है वो कीपनुमा होता है। इनफंडिकुल, ठीक है, आगे वाला भाग कीपनुमा होता है और इस कीपनुमा भाग को इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी का आगे वाला भाग है वो कीपनुमा होता है और इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। तो आगे वाला भाग है अंडवाहिनी का वो इनफंडिबुलम कहलाता है। इसके किनारों पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें झालर कहते हैं। कीप का छिद्र नुमा भाग ओस्ट्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अंडवाहिनी है इसका आगे वाला भाग है, यहाँ पर उंगली नुमा उभार निकले हुए रहते हैं। अंडवाहिनी में संकुचनशील पक्षमाभी उपकला के स्तर होते हैं। इस अंडवाहिनी के अंदर संकुचनशील पक्षमाभी उपकला के स्तर होंगे। तो पक्षमाभी संकुचनशील उपकला है वो क्या करेगी? वो अंडाणुओं को आगे ले जाने का कार्य करेगी। इनकी कोशिकाओं द्वारा एक क्षारीय द्रव्य स्रावित होता है जो अंडाणु को पोषण प्रदान करता है। ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम हो गया। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं मादा के अंदर। साई जनन अंग के रूप में अंडवाहिनी, दोनों अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी निकलती है और ये अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। तो ये संरचना हो गई अंडवाहिनी की। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आता है तीसरा पॉइंट मादा जनन तंत्र का, गर्भाशय। तो अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी है वो किधर की ओर खुलेगी? ये अंडवाहिनी है गर्भाशय में खुलेगी। गर्भाशय का आंतरिक स्तर गर्भाशयी अंतर स्तर कहलाता है। इसके अंदर की ओर पेशीय स्तर होता है, यानी गर्भाशय का अंदर अंतर वाला स्तर है, इसको अंतर स्तर गर्भाशय अंतर स्तर कहते हैं और इसके अंदर भी ये पेशीय स्तर होता है। सबसे बाहर की ओर परिगर्भाशय स्तर होता है।
ठीक है। गर्भाशय है, इसके 3 भाग होते हैं। गर्भाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं? फंडस, काय और ग्रीवा। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, काय और ग्रीवा। तो सबसे गर्भाशय ये वाला सबसे ऊपर वाला भाग तो फंडस कहलाता है, बीच वाले भाग को काय कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्भाशय का ग्रीवा भाग कहा जाता है। तो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, काय और ग्रीवा। फंडस भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग फंडस कहलाता है। काय यह मुख्य व मध्य भाग होता है और ग्रीवा यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है जो आगे बृहद बगोष्ठ एवं लघु बगोष्ठ में खुलता है। तो ये 3 भाग होते हैं गर्भाशय के। बृहद बगोष्ठ एवं लघु बगोष्ठ में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा उपस्थित श्लेष्म को अम्लीय बनाते हैं जो संक्रमण से बचाते हैं। यानी जो ग्रीवा वाला भाग है, इसके नीचे की ओर जो बृहद बगोष्ठ और लघु बगोष्ठ पाए जाते हैं, वहाँ पर लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु किण्वन की क्रिया द्वारा श्लेष्म को अम्लीय बना देते हैं जो संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो अब आगे आती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में बार्थोलिन ग्रंथि है, वो पाई जाती है। बार्थोलिन ग्रंथि कौन सी है? देखो, यह बृहद बगोष्ठ के दोनों ओर स्थित होती है। यह ग्रंथि सारी द्रव का स्राव करती है। यानी बार्थोलिन ग्रंथि है, बृहद बगोष्ठ के दोनों ओर होती है और सारी द्रव का स्राव करती है। अगला ये यहाँ पर अपना जो मादा जनन तंत्र है उस टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगला अपना जो पॉइंट है चैप्टर में वो है मानव में यौनारंभ के लक्षण। ठीक है, मानव में यौनारंभ के लक्षण। और मानव में यौनारंभ के लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि मनुष्य में यौनारंभ के लक्षण लिखिए या मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखिए। तो यौनारंभ के लक्षणों को ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो मानव में नर व मादा के अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता युक्त होना यौनारंभ कहलाता है। मनुष्य में नर व मादा के अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता युक्त होना यौनारंभ कहलाता है। यौनारंभ में नर तथा मादा में होने वाले परिवर्तन निम्न हैं। पहला है नर और मादा के अंदर देखो, वृषण कोष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, वृषण में वृद्धि होती है। ये वृषण कोष, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय है, इनमें वृद्धि होती है। मादा में गर्भाशय, अंडवाहिनी और बार्थोलिन में ग्रंथि में वृद्धि होती है। दूसरा लक्षण है आवाज का भारी होना। नर के अंदर यौनारंभ होने पर आवाज का भारी होना और मादा में आवाज महीन एवं तीव्र होना। नर में दाढ़ी मूंछ का आना और मादा में शरीर पर बालों का अभाव होना। अगला है शरीर में तीव्र वृद्धि होना और मादा में शरीर में वसा का संचय होना। नर में शुक्राणु जनन की क्रिया का प्रारंभ होना और मादा में रजो दर्शन के साथ मासिक चक्र का प्रारंभ होना। मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन, FSH ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि होना। मादा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH व LH हार्मोनों में वृद्धि होने। यानी मनुष्य के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसके साथ FSH और LH हार्मोन ये पाए जाते हैं। मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती हैं और इसके साथ FSH और LH हार्मोन है ये पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, मनुष्य में हो गए द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र है, ये 2 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, मानव में रासायनिक समन्वय। मनुष्य में रासायनिक समन्वय जो अगले वीडियो के अंदर
हम पढ़ेंगे।